नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक की, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के संकल्प पत्र की। देखेंगे कैसे राहुल गांधी के दबाव में आया चुनाव आयोग, क्यों नेपाल की तरह लद्दाख की सड़कों पर छिड़ा प्रदर्शन, जानेंगे क्यों बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के राज खोलने की दी धमकी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की एक्स की याचिका, कहा करना होगा भारत के कानूनों का पालन। एक्स ने केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। क्या आपको पता है हम कितने घंटे सोते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वकील पर भड़के जस्टिस सूर्यकांत, बोले किसी को फांसी ना होने वाली हो बस तब तक केस को सुनवाई के लिए तत्काल मंजूरी नहीं मिलेगी। सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार को बोझ मानती है बीजेपी, वोट चोरी को लेकर भी कसा तंज। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 386 अंकों की गिरावट के साथ 81,715 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 112 अंकों की गिरावट के साथ 25,056 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे। बैठक में बिहार चुनाव, वोट चोरी और एसआईआर के मामले में मंथन हुआ, जिस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में वोट चोरी से लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर हल्ला बोला गया। बैठक की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा और आलंद से जुड़े जो खुलासे किए हैं वे महज शुरुआत है। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे होंगे। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। इन्हें चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। हमने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कठपुतली बन चुका है। वोट चोरी के अलावा सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर भी चर्चा हुई। जयराम रमेश ने कहा कि हमें लगातार कूटनीति की विफलता देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी के दोस्त ही उन्हें धोखा दे रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया वो विफल कूटनीति का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जीएसटी में हुए बदलाव पर चर्चा हुई। आज मोदी सरकार जीएसटी छूट का उत्सव मना रही है, लेकिन अब मोदी सरकार से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है, इसे बदलना पड़ेगा। 4 नहीं, जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे और मोदी सरकार को वो ही करना पड़ा। 8 साल बाद मजबूरी में सरकार को जीएसटी में बदलाव करना पड़ा। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी अति पिछड़ा न्याय संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। साफ है, कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा हो या सरकार की नीतियां, हर मोर्चे पर मोदी सरकार की घेराबंदी तेज कर चुकी है। कांग्रेस की इस बैठक के बाद बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना पहला बड़ा दांव भी चल दिया, जिससे एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन ने अपना पहला चुनावी संकल्प पत्र लॉन्च कर दिया और इसका नाम अति पिछड़ा न्याय संकल्प दिया गया है। इस घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गजों ने लॉन्च किया। तो क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, जानेंगे रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना पहला चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से अति पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में कई प्रमुख वादे किए गए हैं, जैसे पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा।
आरक्षण की 50% की सीमा को आबादी के अनुपात में बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को केंद्र के पास भेजा जाएगा। राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। कोई योग्य नहीं मिला यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलित समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को एक नया विजन देने की बात कही तो साथ ही अधूरे वादों के लिए नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण चोर बताते हुए कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार में हमने आरक्षण की सीमा को 70% तक बढ़ाया था और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र के पास भेजा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। यानी देखा जाए तो महागठबंधन ने चुनाव से पहले इस घोषणा पत्र के जरिए बड़ा दांव चल दिया है, जिससे एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र का बिहार चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है। महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। चुनावी घोषणाएं हो या फिर वोट चोरी पर हमला, महागठबंधन की तरफ से हर मुद्दे को उठाया जा रहा है। वोट चोरी अभियान का असर भी दिख रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उस पर एक्शन जरूर ले लिया है। और क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया था। अब उनकी यही बात सही साबित हुई है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर डिलीशन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ई साइन वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। आयोग का फैसला राहुल गांधी के 7 दिन वाले अल्टीमेटम के बाद आया है। अब इसे लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा है। राहुल ने लिखा, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। दरअसल चुनाव आयोग के इस फैसले को राहुल गांधी की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी के 7 दिन वाले अल्टीमेटम के दबाव में आ गया था, इसलिए उसने आनन फानन में ये फैसला लिया है। दरअसल कर्नाटक सीआईडी की जांच में सामने आया कि 2023 में 100 से ज्यादा नकली सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर वोटर डिलीशन के फर्जी आवेदन दाखिल किए गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज्यादा संदिग्ध डिलीशन आवेदनों में सॉफ्टवेयर और बाहरी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार है जब वोटर डिलीशन में साइबर क्राइम की पुष्टि हुई है। अब चुनाव आयोग भले ही इसे चुनाव प्रक्रिया में एक सुधार की औपचारिक प्रक्रिया बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला लेने के लिए उसे राहुल गांधी के खुलासे और अल्टीमेटम का इंतजार क्यों करना पड़ा। चुनाव आयोग राहुल गांधी के दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे टेंशन में तो मोदी सरकार भी है। लद्दाख की सड़कें पड़ोसी देश नेपाल जैसी दिखाई दे रही हैं। भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। सीआरपीएफ के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और जगह जगह आगजनी भी की गई। तो क्यों लद्दाख की सड़कों पर मचा कोहराम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक उनकी मांगे पूरी न करने के विरोध में अब प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया। पुलिस पर पलटवार किया, यहाँ तक कि सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन को लेकर सोनम वांगचुक ने कहा, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। वांगचुक ने इस दिन को लद्दाख के लिए दुख का दिन बताते हुए युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने प्रशासन से गोलीबारी रोकने की अपील करते हुए कहा कि हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना दबाव छोड़ दे, युवा भी हिंसा रोक दे। हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं आने देना चाहते।
हालांकि अब ये प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जिस तरह का नजारा लद्दाख में दिखाई दिया उसने मोदी सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। युवाओं के इस प्रदर्शन ने मोदी सरकार को बेचैन कर दिया है। वैसे टेंशन में तो बिहार बीजेपी भी है, क्योंकि अपने ही नेता अब धमकी दे रहे हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने क्षत्रिय समाज से एकजुट होने का आह्वान करते हुए बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उसके राज खोलने तक की धमकी दे डाली है। तो क्या कहा है राजकुमार सिंह ने, जानेंगे रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने बीजेपी की हलचल बढ़ा दी है। क्षत्रिय कल्याण संगठन के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय समाज अब भी बटा रहा तो आने वाले सालों में उसकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद बवाल तेज हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के मंच पर एक भी राजपूत चेहरा नहीं दिखता। हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। सामने वाला अगर जातिवाद करता है तो हमें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। अब क्षत्रिय समाज को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक वोटर बनना होगा। ऐसा वोटर जो अपनी ताकत पहचानता हो और उसका सही इस्तेमाल करता हो। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जब मैं पद पर था तो किसी अधिकारी या ठेकेदार को भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं हुई। वो डरते थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो गर्दन नाप दी जाएगी। राजकुमार सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी हमने कम ही बोला है। मैं गृह सचिव भी रह चुका हूँ, मेरे पास सबका हिसाब है। अगर कोई चू चपड़ करेगा तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे। बिहार के लोग भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्ट और चरित्रहीन नेता धरती पर बोझ हैं। उनकी इस चेतावनी के बाद अब बीजेपी की घबराहट बढ़ गई है। बीजेपी नेता का ये बयान चर्चा में आ गया है। वैसे इस वक्त तो आई लव मोहम्मद नारा भी पूरे देश में गूंज रहा है। इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं तो टकराव की खबरें भी आ रही हैं। बुलडोजर एक्शन की बात भी हो रही है तो वहीं सियासी दल भी इस विवाद को हवा देने में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठा दिया है कि आखिर आई लव मोहम्मद इस नारे में गड़बड़ी कहां है। तो कैसे एक नारे से देश की सियासत से लेकर सड़क तक मचा हुआ है बवाल, देखिए रिपोर्ट। 4 सितंबर को कानपुर में 12 वफात का जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान सड़क किनारे आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया। बाद में इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी, लेकिन मामला शांत हो गया। लेकिन अचानक ही इस मामले में सियासत घुस आई। नेताओं के बयान शुरू हो गए और जो मामला शांत हो गया था वो भड़क उठा। रही सही कसर कानपुर पुलिस ने पूरी कर दी। उन्होंने पोस्टर फाड़ने वालों को लेकर तो कुछ नहीं किया, लेकिन पोस्टर लगाने वालों पर जरूर एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद आई लव मोहम्मद का नारा पूरे देश में गूंज उठा। उन्नाव, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि आखिर इस नारे में गड़बड़ी कहाँ है। उन्होंने कहा कि किसी को इसे लिखने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इन 3 शब्दों से किसे आपत्ति हो सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन 3 शब्दों को लिखने पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। इन 3 शब्दों पर मुकदमा दायर करने का मतलब जरूर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मैं चाहता हूँ कि अदालतें इसे जल्द से जल्द ठीक करें। आई लव मोहम्मद लिखना कैसे गैर कानूनी है। उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए तो वहीं यूपी में उससे भी बड़े एक्शन की तैयारी हो गई। तो कानपुर पुलिस के एक्शन के बाद अब काशीपुर के अली खां मोहल्ला में बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम और प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों के खसरा खतौनी और नक्शे चेक कर रही है। जिन घरों के दस्तावेज गड़बड़ पाए जाएंगे वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। अब तक 200 अतिक्रमण गिराए जा चुके हैं और आगे भी एक्शन जारी रहेगा। इलाके में धारा 163 लागू है। पुलिस ने 3 नामजद और 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं जो पुलिस एक्शन के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। खाद्य विभाग से लेकर वन विभाग के अधिकारी छापे मार रहे हैं। अब तक 20% से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड भी रद्द कर दिए गए। यानी आई लव मोहम्मद के एक नारे के बाद अब यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है। पंचायत चुनाव सामने है, ऐसे में सवाल सीधे सीधे यूपी सरकार पर उठ रहे हैं। यूपी सरकार सवालों से घिर गई है तो सवाल जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर भी लंबे वक्त से उठ रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया है। आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 5 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तो क्या है चुनाव आयोग की घोषणा, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और पंजाब की कुल 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव और उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग 24 अक्टूबर को होगी। इस चुनाव के लिए अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी, जिससे चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की 4 सीटें फरवरी 2021 से खाली पड़ी हैं। इन सीटों पर लंबे वक्त से चुनाव होने का इंतजार था और अब आखिरकार चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है। वहीं पंजाब में 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जो जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों के पास 16 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने का वक्त होगा। 24 को वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। इन उपचुनावों के नतीजे दोनों राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, जिसके चलते चुनाव में देरी हुई, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पहली बार पता चला कि भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी हस्तियां टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर रही हैं। कल यूएन में भाषण के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर अचानक ही बंद हो गया, लेकिन वो चुप नहीं हुए, वो बोलते ही चले गए। तारीफ करनी पड़ेगी ट्रंप की, ये कला तो कुछ लोगों में ही होती है, वरना तो जिसका टेलीप्रॉम्प्टर बंद होता है उसकी बोलती भी बंद हो जाती है। खैर, उन्होंने ये बता दिया कि आखिर विश्व गुरु के गुरु तो वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।